नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पूरब से लेकर उत्तर तक भारी बारिश से तबाही मची हुई है। मॉनसून मुसीबत के साथ आया है। कहीं जमीन खिसक गई है तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। किस तरह मॉनसून की मनमानी से खतरे में जिंदगी फंस गई है, ये रिपोर्ट देखिए। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़। पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है वहां सड़क बनाई जा रही है और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाव के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है।
पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूट गई है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। आप 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा। अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। अच्छा। घर खाली कर रहे हैं ज़्यादातर? जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गईं। पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धाराओं में बहने से लोग लापता हो रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर और कन्नौज में बाढ़ से हालात खराब हैं। गांव घर में पानी घुस गया है। कई नदियां उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां उफान पर हैं। मायानगरी मुंबई में इस वक्त रह रहकर जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से मुंबई सहमी हुई है। बरसात का एक जोरदार प्रहार जारी है। देश की आर्थिक राजधानी में पहिए थम गए हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़क और रेलवे ट्रैक तक पानी भर गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें हम महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं। सायन, चुनाभट्टी, माटुंगा और मुंबई में मरीन ड्राइव का क्या हाल है, ये आप देख पा रहे हैं। इस शहर में बारिश हर साल यही रंग दिखाती है। बारिश के मौसम में अच्छी खासी दौड़ती भागती जिंदगी बेपटरी हो जाती है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सिहर उठेंगे। मुंबई में आसमानी आफत, बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है।
ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है क्योंकि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई इसका अंदाजा ये कार देखकर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहाँ पटरियां साफ नजर आती थी वहाँ पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुर्ला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। भारत और रूस के बीच रिश्ता नए आयाम गढ़ने जा रहा है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की ये मुलाकात भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे तो खोलने वाली है, साथ ही ये मुलाकात कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहद अहम साबित होने जा रही है। एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा। एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are, after all, two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है।
मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो उस की संभावना है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है, उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावने बिछाए है। उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहा है कुछ है। हम अपने मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग। इवन द मेनू दैट इज मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। That's what's going on. जाहिर है, दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड भी फेंका। हमले के वक्त सेना की गाड़ियां गश्त कर रही थी, उसी दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया। कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला और कठुआ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि कठुआ आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। बता दें कि 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जवान घायल हैं। लखीसराय के राजेश मलिक के गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया है। राजेश पेशे से सफाई कर्मी हैं। राजेश बढ़िया थाना और नगर परिषद के विभिन्न कार्यालयों में सफाई करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। राजेश ने बताया कि वो गाना गाने के बेहद शौकीन है। उनके अंदर की कला को दिखाने के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो काम करते करते गाना गुनगुना कर खुद को तसल्ली दे देते हैं। काम पर नहीं गाते हैं, ऐसे ही जब काम करते तब गा लेते हैं। इतना अच्छा गाना सीख गए, गुनगुनाते रहते, अपने आप आवाज आते रहा। अच्छा गाना आपके पास रहता है तो गाते हैं, सुनते हैं, जब देखते हैं बढ़िया जो दिल में छपता है वही गाना गाने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करते करते आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। चलिए जी, सब माता की कृपा है। आज सुबह जब मैं जाएगा, आज सुबह जब मैं जाएगा,
मस्त हवा कहने लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है, कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। हिच हिच हिचकी लगी, हो हिचकी। आज सुबह जब मैं जाएगा, मस्त हवा कहने लगा कि तूने मुझे याद किया है, कि तूने मेरा नाम लिया है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। याद करेगी दुनिया। अब बात जहानाबाद की टीएम अलंकृता पांडे के, जिनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सड़क पर पुलिस वालों की क्लास लगाते दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक का है। डीएम अलंकृता पांडे अपने आवास से कार्यालय जा रही थी, तभी वो बीच रास्ते में सड़क पर उतर गई और खुद ही ट्रैफिक संचालन करने लगी। इस दौरान डीएम ने बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे कई बाइक वालों को पकड़ा। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरत रही एक महिला सिपाही और दारोगा को जमकर फटकार भी लगाई। देखिए डीएम ने कैसे लापरवाह पुलिस वालों की क्लास लगाई। मास्क लगाए हुए, मास्क में समस्या नहीं है। अच्छा ये है कि आपका ड्यूटी यहाँ है तो आप कहाँ छुट्टी को बैठी हैं? एक भी आदमी का चालान काटा है आपने सुबह से? या खड़े खड़े 10 मिनट में 20 आदमी मिल गया है, बिना हेलमेट के घूम रहा है, चालान क्यों नहीं काटा जाता है? मिल जाएंगे तब आप जाएंगे। तो ऑफिस से यहाँ तक आने में आपको कौन सा साधन चाहिए? कम से कम इस पॉइंट में ही आप लीजिए रोड। खड़े खड़े यहाँ पे 40 आदमी बिना हेलमेट का, बिना टीएल का घूम रहा है। बिना हेलमेट के जा रहे थे तो उनके ऊपर फाइन होगा। बाकी भी अगर कागज नहीं पाए जाएंगे तो उन पर भी फाइन होगा। क्या लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि सभी ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करते हुए चलाएं, ताकि हमारे हिट एंड रन के केसेस कम हो और ट्रैफिक पे एक्सीडेंट्स कम हो, डेथ्स कम हो। मैडम, अरवल मोड़ से अस्पताल मोड़ तक काफ़ी अतिक्रमण रहता है। अतिक्रमण का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। आज से ही आपको कुछ कार्रवाई होती हुई दिखेगी और पूरी टाउन रोड को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। मुंगेर के भागलपुर दो गाछी के नेशनल हाईवे के नवनिर्मित सड़क पर अभी से दरार पड़ने लगी है, जिसके बाद संवेदक के किए जा रहे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। बरियारपुर के गांधीपुर से कई अन्य जगहों भी सड़कों में दरार आने की शिकायत मिली है। वहीं एनएच के कार्यपालक अभियंता साकेत कुमार ने बताया कि अभी सड़कों को हैंडओवर नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से संवेदक उसी लागत से दोबारा सड़क का निर्माण करेंगे और जनवरी 2025 तक सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रोड टूट रहा है तो आगे भविष्य में क्या होगा इसका? ये निर्माण कंपनी का दोष है ना? है ही उनका दोष या हमारा देख रेख करने वाले प्रशासन का भी है। प्रशासन निर्माणाधीन पद पर नहीं आते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के लोग आवेंगे। इनको देख रेख में कौन आदमी है? तो देखिए रहे हैं क्या हो रहा है। ये कितना दिन पहले बनी है? ये हाँ, ये तो मोटा मोटा 1 महीना से बेसी हो गया। 1 महीना में ही रोड टूटना प्रारंभ हो गया है। हाँ। तो आप लोग को इस पर कुछ बोलना है? क्या बोलना है, तो सरकार का काम है, काम कोई ढंग से नहीं होता है और क्या। दोगच्छी जो भागलपुर बन रहा है, इसमें पीपीसी है। पीपीसी का जो ईपीसी मोड में है, जो क्रैक करेगा या डैमेज होगा उसको संवेदक उसको काट के हटा देगा, इन्हें अपने ही कॉस्ट पे बनाएगा।
तो इसे कब तक बनना है सर? इसमें जो आने वाले दिन जो सावन भी है सर, तो ऐसे में 31 जनवरी 2025 तक बनाना है इसको, कार्य को, और समय पर पूरा करेगा। गोपालगंज के डेरवा गांव में शादी का कार्ड बांटने के लिए निकले युवक की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को छुपाने के लिए शव को नहर में फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शादी का कार्ड बांटने के लिए युवक देर शाम घर से निकला था, लेकिन काफी रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पूछताछ शुरू की और पुलिस ने नहर से युवक के शव को बरामद किया। मृतक युवक की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई है, जिसकी शादी 12 जुलाई को होने वाली थी। मृतक के परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।